हेलो साथियों, नमस्कार। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री कर ली थी और बिहार की मेडिवल हिस्ट्री को हम लोगों ने देख लिया था। तो आज से हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास देखेंगे, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कहते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 5 टॉपिक को देखेंगे। फर्स्ट, यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश। सेकंड, जनजातीय विद्रोह। थर्ड में 1857 की क्रांति और बिहार। फोर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। अब फिफ्थ में पृथक बिहार का गठन। तो ये 5 टॉपिक देखना है। तो हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इस चैनल पे घटनासार की करंट अफेयर्स मिल रही है, डेली करंट अफेयर्स मिल रही है। उसके बाद घटना चक्र की पॉलिटी भी मिल रही है लगातार। और आप लोगों का बेहद प्यार दिखता है हर वीडियो पर। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। आपके डाउट को टीम प्रमुखता से देखती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह देखते हैं कितना हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश जब होता है तो पुर्तगाल। बिहार में जो सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनी जो आया था वो पुर्तगाल। इंडिया में भी ये प्रथम थे, ठीक है। और ये हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। पटना से ये सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। दूसरा कंपनी डच, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड के कंपनी भी थे। ये पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है वो स्थापित किए थे। और इन्होंने 1632 में पटना में, जो अभी पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, उसी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और इनकी जो रुचि जो थी बिहार में सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तीसरे नंबर पर अंग्रेजों ने पटना में 1620 ईस्वी में आलमगंज, ये पटना में है, वहीं पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जो 1621 में बंद भी हो गया था। लेकिन उन्हें वास्तविक जो सफलता 1651 ईस्वी में कंपनी स्थापित करने की मिली। अंग्रेजी यात्री जो था पीटर मुंडी, वो 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ बिहार में व्यापार की अपार संभावनाएं देखी थी और इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दिया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। अंग्रेज जो पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे, अभी वो गुलजार बाग, पटना के गुलजार बाग में है। उसमें बिहार सरकार का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे का कार्यालय चलता है। उसके बाद डेनिश कंपनी आता है। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। और मुगल शासक फर्रुखसियर जो था, उन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने के लिए एक सिक्के के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज का संबंध देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी जो थी वो 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार को प्राप्त कर लिया था फर्रुखसियर से। मुगल शासक जो फर्रुखसियर थे उनसे। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था और 1719 में इसे उड़ीसा का भी सूबेदार बना दिया गया था। और यहाँ अभी कुछ पहले हम लोग बंगाल का नवाब देख लेते हैं, क्योंकि बंगाल के नवाब का इसमें मुख्य रूप से काम सीक्वेंस काम देगा। तो सबसे पहले बंगाल का नवाब 1717 से 27 तक मुर्शीद कुली खां थे। फिर उनका दामाद सुजाउद्दीन बना। फिर उसका बेटा सरफराज खां बना। फिर अलीवर्दी खां बना। फिर सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक। इसी के टर्म में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बात ध्यान में रखेंगे, सिराजुद्दौला। फिर मीर जाफर बना। फिर मीर कासिम बना। फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को लाया गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर नजमुद्दौला बना। फिर सैफुद्दौला बना। अंतिम जो बंगाल का नवाब था वो मुबारक उद्दौला था, ठीक है। तो 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया था। और अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में जो है सरफराज खां को पराजित करके, ये जो सुजाउद्दीन का बेटा था, उसे और बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना था। तो सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध भी हुआ था। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष जो हुआ था वो 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी को कलकत्ता छोड़ना पड़ा था और सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा था। और इसी के संघर्ष के क्रम में एक काल कोठरी की घटना आती है, जिस घटना को हॉलवेल ने प्रकाशित किया था। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि जो लगभग 100 से ज्यादा अंग्रेज थे, जिन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और दम घुटने से लगभग आदमी की उसमें मृत्यु हो गई थी, लगभग अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। तो अब आगे ये पॉइंट भी है, आप लोग देख सकते हैं। हॉलवेल ने के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल की घटना भी हुई थी,
उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेजी कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। खोलने पर 123 व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ठीक है। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार करके 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया था। और उसके बाद क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाकर 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिए। अभी तक बीपीएससी इस पे लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। जो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी तट पे। तो अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला नवाब के रूप में था। इसमें मीर जाफर नवाब के सेनापति थे, राय दुर्लभ दीवान, मानिक चंद पटवारी अधिकारी, अमी चंद व्यापारी, जगत सेठ ये बैंकर थे। ये सभी अंग्रेज का साथ दिए थे। मीर मदन एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन इन लोगों ने विश्वासघात किया था। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल जो था वो बंगाल का गवर्नर बना। मीर जाफर की जगह पर पुनः मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से परेशान होकर अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया। तो ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को किस नवाब ने ट्रांसफर किया था, तो वो मीर कासिम था, मीर जाफर का पुत्र। इन्होंने अंग्रेज के दस्तक के दुरुपयोग के कारण स्थानीय व्यापारियों पर से भी कर को समाप्त कर दिया था। इस कारण से अंग्रेज इनसे काफी खपा थे। ठीक है। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलियस ने पटना पर अधिकार कर लिया और मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलियस की हत्या कर दी तथा पुनः पटना पर अधिकार कर लिया। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पुनः इसके बाद मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ गठजोड़ किया और इन तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। ये लोग 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की युद्ध इनकी संयुक्त सेना ने लड़ी और हार गई थी। ठीक है। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था, जिसका दूसरा कार्यकाल था। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तीनों सेना संयुक्त किसकी किसकी थी, तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और यह बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का डेट हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद जब इनकी संयुक्त सेना हार गई तो अंग्रेज ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा था इनको। ठीक है। और क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन व कर वसूली का जो दायित्व था वो अंग्रेज अधिकारी अपने पास रख लिए थे। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1770 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयानक था और 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग जो थे वो द्वैध शासन को उसने समाप्त कर दिया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट भी पूछी जा सकती है। और बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो मुबारक उद्दौला था। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन ने राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय को एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया। ठीक है। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। इस अकाल के जांच अधिकारी जो थे वो जॉन शोर थे और उन्होंने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। उनके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। तो ये फैक्ट बीपीएससी में यहाँ से 3-4 फैक्ट पूछी गई है। सबसे पहले प्लासी का युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे कब हुआ था। सेकंड, आप लोग बक्सर का युद्ध ध्यान में रखेंगे कि कब हुआ था और कौन किसके किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तीनों संयुक्त सेना में कौन कौन था और अंग्रेज की तरफ से कौन था। पुनः बिहार में 1773 का अकाल याद रखें। 1770 में जो बंगाल का भीषण अकाल था वो याद रखेंगे। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया और किसने लागू किया ये याद रखेंगे। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था ये याद रखेंगे। और लास्ट में जो गोलघर का निर्माण कब हुआ था 1784 ईस्वी में ये याद रखेंगे। और कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर ने गोलघर का निर्माण करवाया था, तो जॉन गास्टिंग। और किसके सुझाव पर हुआ था, तो जॉन शोर। जॉन शोर कौन थे, तो ये बिहार में अकाल के लिए जांच आयोग के गठन का सदस्य थे। ठीक है। तो अब हम लोग जनजातीय विद्रोह की तरफ देखेंगे। बिहार उस वक्त झारखंड उड़ीसा से कनेक्ट था, तो यहाँ पर काफी जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
पहरिया विद्रोह, ये 1778 में राजमहल क्षेत्र में हुआ था, राजा जगन्नाथ के नेतृत्व करता। तिलका मांझी विद्रोह, ये भागलपुर में हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में। तमार विद्रोह, ये छोटा नागपुर के नेतृत्व में हुआ था। चेरो विद्रोह, ये पलामू में हुआ था भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 से 1802 में। हो विद्रोह, ये 1820 से 21 में सिंहभूम झारखंड में हुआ था, आज का झारखंड तब का बिहार था। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, ये बुधो भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था संथाल परगना में। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। सरदारी विद्रोह 1855 से 58 से 95 तक, ये छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र का था। मुंडा विद्रोह, ये 1895 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। ताना भगत आंदोलन 1913-14 ईस्वी में, इसका क्षेत्र गुमला था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। ठीक है, जतरा भगत थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल्स से संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक्कोह के नाम से भी जाना जाता है। ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, दामन एक्कोह के नाम से कौन जाना जाता है, और बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक रहा है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के द्वारा बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था आदि था। यह विद्रोह का नेतृत्व जो था सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया था। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी थी। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके फलस्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना का गठन किया गया एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अगला हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह, ये 1895 से 1900 के आसपास हुई थी। यह जनजातीय विद्रोह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसकी व्यापकता के कारण इसके उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह के कारण दिकुओं के शोषण, खुदकती व्यवस्था में परिवर्तन था। ठीक है, खुदकती व्यवस्था क्या था? भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था को खुदकती व्यवस्था भी कहते हैं। इस विद्रोह का जो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व था वो बिरसा मुंडा ने किया था, तथा उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया था। ठीक है, और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुदकती व्यवस्था पुनः लागू किया गया एवं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। अब 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में कुछ विद्रोह या आंदोलन हम लोग देख लेते हैं। बहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेली रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का जो उद्देश्य था वो धार्मिक सुधार था, बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया था। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। तो 2 केंद्र कौन थे? एक तो प्रथम सितना था, ये पश्चिमोत्तर सीमा पर था, और दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे। पटना में इनके इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन थे। बंगाल का फैजी आंदोलन बहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था, ये बात ध्यान में रखेंगे। बहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया और बहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ठीक है, हम तो इसके बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग नोनिया विद्रोह देखते हैं। तो नोनिया विद्रोह, ये बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा विद्रोह किया गया था। सोरा का जो उत्पादन है वो बारूद बनाने में किया जाता है, सोरा का उपयोग जो है। और बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। ठीक है, और ये क्या हुआ था? बिचौलिया कच्चा सोरा या शराब को कारखाने को देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे, इस कारण से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग लोटा विद्रोह। तो यह मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। ठीक है, बाद में सरकार क्या किया? मिट्टी का लोटा देने लगा, इस पर कैदी विद्रोह कर दिए और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। देख रहे हैं किस किस चीज के लिए विद्रोह होता है, लोटा के लिए विद्रोह हो जाता है। खैर, इस चीज को मजाक मजाक में मत, मतलब सीरियस वे में ही लीजिए। ठीक है, अपने अपने उद्देश्य के लिए भी कुछ आंदोलन होता था। तो लोटा विद्रोह को आप इस तरह से याद रखते हैं। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, उसको बंद करके मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसी के विरोध में जो पीतल का लोटा हमें चाहिए आंदोलन हुआ था, जिसे लोटा विद्रोह कहते हैं। ये 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक को देख लिया। इस टॉपिक में यूरोपियन कंपनियों का आगमन और जनजातीय विद्रोह। कल हम लोग 1857 की क्रांति को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन।
तो हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 4 से 5 वीडियो में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बिहार ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट देखेंगे, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी से भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो हम आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये भी तो आप दिखाइए, सिर्फ पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम एक पेज इसका लाए हैं। ये 69वीं में देखिए, अभी हम लोग मेडाइवल में पढ़े थे ना, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो कर्नाट राजवंश का। मॉडर्न में देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी कब अलग हुआ था, ये हम लोग लेक्चर 1 में देखे हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ, वहां जाके देख सकते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में बिहार में सुजनी क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये बिहार का जीआई टैग है, सुजनी कढ़ाई। ठीक है, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, वर्तमान में बांका में है, पाल वंश के राजा गोपाल ने स्थापित की थी। इस तरह का क्वेश्चन। कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांधवन अभ्यारण्य। किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण, ये हम ज्योग्राफी में करेंगे, गंडक। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, धारवाड़, विंध्यन, क्वार्टनरी, तृतीयक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जब कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, और आप लोगों को बिहार स्पेशल इस तरह से तैयार करवाया जाएगा ना, जो आगामी बिहार का कोई भी आप एग्जाम दीजिए जिसमें अगर 2 क्वेश्चन भी बिहार स्पेशल से पूछा जाए या 20 क्वेश्चन भी पूछा जाए, आप लोग उससे 100% टैकल करें। ठीक है, और देखिए 90 से 95% एक्यूरेसी तो रख सकते हैं। इस वीडियो को करने के बाद आप लोग याद रखिएगा तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बुक कोई भी हो, पीडीएफ कोई भी हो, हम लोग समझाने के क्रम में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझाते हैं जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बुक तो आजकल हर विद्यार्थी के पास है, लेकिन कहाँ लोग पढ़ाई कर पाते हैं उस तरह तरीके से। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो जरूर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।